हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और अनुच्छेद 16 पर हम बातचीत कर रहे थे। अनुच्छेद 16 में हमने लास्ट पॉइंट देखा था कि एससी और एसटी को क्या है 50% से भी अधिक क्या मिल सकता है, आरक्षण मिल सकता है। उसकी कंडीशन भी बताई थी किस तरह से 50% से भी अधिक आरक्षण मिल रहा था, सिर्फ किसकी वजह से, एससी एसटी की वजह से। अब वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में आती है मोदी सरकार। जब मोदी सरकार वर्तमान में आती है तो क्या होता है, मोदी सरकार आती है तो यहां पर संविधान के अंदर 103वें नंबर का संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, एक 103वां जब संविधान संशोधन होता है तो यहां पर क्या होता है, 103वें संविधान संशोधन में ईडब्ल्यूएस को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 10% आरक्षण किसको दिया जाता है? ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है। किस आधार पर? तो आप याद रखेंगे, आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर, ठीक है। तो ये तो है वर्तमान की स्थिति। अच्छा, इसको फिर किस अनुच्छेद में रखा? भाई किसी ना किसी अनुच्छेद में तो रखा गया होगा। याद रखना, अभी हमने जब अनुच्छेद 15(6) पढ़ा था तो वहां पर भी ईडब्ल्यूएस की बात हुई थी। तो याद क्या रखेंगे आप लोग, 103वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा गया। ठीक है, कितना? 15(6) और 16(6) को अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को जोड़ दिया जाता है। कब जोड़ा जाता है? 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा जाता है। यह है वर्तमान स्थिति आरक्षण की। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिल रहा है अभी। अगर हम बात करें अनुच्छेद 16(6) की, तो आप क्या याद रखेंगे? अनुच्छेद 16(6) में आप क्या याद रखेंगे? ईडब्ल्यूएस को, इसमें याद रखेंगे ईडब्ल्यूएस को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मिलेगा। बोलिए क्लियर? कितना? 10%। तो 16(6) में क्या दिया गया है? ईडब्ल्यूएस को सरकारी सेवाओं में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे, आरक्षण की तुलना करेंगे। पहले जो आरक्षण था वो क्या था और वर्तमान में आरक्षण की जो स्थिति है वो क्या है। चलिए बोलिए, इतना क्लियर है? क्लियर है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, आरक्षण की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? आरक्षण की तुलना। आरक्षण की तुलना करते हैं। और आरक्षण की जब तुलना करेंगे तो हम भाई कोई ना कोई आधार लेंगे, मतलब कोई ना कोई समय लेंगे। अगर तुलना करनी है तो इसको इससे करेंगे, है ना। चांद का सूरज से कर सकते हैं, कोई दूसरा आधार तो लेना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले और वर्तमान, दो चीजों को लेंगे। वर्तमान तो पहले जो था आरक्षण वो किसको था? एससी को था, एसटी को मिल रहा था और ओबीसी को मिल रहा था। आधार कितने थे भाई? आधार 2 थे। कितने थे? आधार 2 थे। यहां पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी सभी को मिल रहा। यहां पर आधार कितने हो गए बेटा? आधार हो गए यहां पर 3। ये आधार कौन कौन से? यहां पर था सामाजिक और दूसरा था शैक्षणिक। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक और आधार जुड़ गया। ये जो पहले वाले थे, पहले वाले में एक और जोड़ दिया वर्तमान में। भाई ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया उसको किस आधार पर जोड़ा गया था? आप याद रखेंगे, इधर सामाजिक और शैक्षणिक, और ये क्या है? आर्थिक आधार है। ठीक है, आर्थिक आधार, आर्थिक, और ये दोनों पहले वाले इनको भी रखा गया, आर्थिक
सामाजिक और क्या याद रखेंगे, शैक्षणिक। अब यहां पर आरक्षण भी तो पता होना चाहिए, किसको कितना मिल रहा है। ओबीसी 27%, एससी और एसटी। एससी को मिलता है 15% और एसटी को मिलता है 7.5%। यहां पर देखेंगे इन चारों का, तो सबसे अधिक मिल रहा है ओबीसी को, भाई इनकी संख्या भी अधिक है 27%। इसके बाद एससी को जो पहले था वो अभी भी मिल रहा है कितना, 15%। और एसटी को मिल रहा है बेटा 7.5%। और ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस को कितना मिल रहा है, 10%। बोलिए क्लियर। अब यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कितना टोटल आरक्षण हुआ। ये 37, 15 और 7.5, 5, 7, 5, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 18, 19 हासिल 1 और 3, 4 और 1, 5। लगभग अब वर्तमान में जो आरक्षण है वो कितना है बेटा, 60%। और यहाँ पर कितना था, 50%, यानी कि 49.5% था। ठीक है, कितना था, 49.5, और यहाँ पर 59.5%। तो आरक्षण अब कितना हो गया, 60% के आसपास, मतलब 59.5%। और यहाँ पर कितना था भाई, हमने बताया था कि अधिकतम जो आरक्षण है वो कितना दिया जा सकता है, 50% दिया जा सकता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या हो सकता है, क्या बताया था, विशेष परिस्थितियों में आरक्षण को बढ़ाया भी जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60% आरक्षण कर दिया गया है। बोलिए इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें। बोलिए, चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नोट में आप यहाँ पर एक और लाइन लिख लें, नोट अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये इनकी बात कर रहे हैं। ये सभी क्या है, भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। किसको प्राप्त हैं, ये भारत के नागरिकों को प्राप्त है। को प्राप्त अधिकार। ठीक है, ये सिर्फ 15, 16, 19, 29 और 30 जो हैं, सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही ये अधिकार मिलते हैं, किसी विदेशी को नहीं मिलते। इसके अलावा जो भी शेष बच्चे हैं, जो भी रह गए हैं मूल अधिकार में, वो सभी अधिकार जो हैं किसी भी विदेशी व्यक्ति को भी मिल सकते हैं, व्यक्तियों को मिलते हैं, ये नागरिकों को मिलते हैं। तो नागरिक और व्यक्ति में अंतर समझ में आ रहा है। नागरिक होता है जिसके पास नागरिकता हो, और व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो बोलिए इतनी बात क्लियर है। तो अब अगर इतनी बात क्लियर है तो हम लोग क्या करेंगे, अनुच्छेद अभी 16 चल रहा था, तो यहाँ पर डालेंगे 17। और अनुच्छेद 17 में क्या बोला गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत, छूत का अंत। ठीक है, तो इसी पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे अब। तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, अस्पृश्यता का अंत। आप हिंदी देख लेना, हिंदी इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्या है, ये निरपेक्ष अधिकार है। अनुच्छेद 17 ये। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 15 का 2, 17, 23, 24, ये जो बेटा है ना, ये वाले अनुच्छेद 15 का 2, 17, 23, 24, ये निरपेक्ष अधिकार हैं। ठीक है, कैसे अधिकार है, निरपेक्ष। इनका उल्लंघन करने पर, याद रखना, इनका उल्लंघन करने पर
उल्लंघन करने पर दंड दिया जा सकता है। ठीक है, और एक लाइन याद रखेंगे यहाँ पर, क्या अनुच्छेद 17 के ही अंतर्गत आती है। संसद ने क्या किया, इसके लिए जो काम किया, संसद ने छूआछूत को समाप्त करने के लिए छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 के तहत 6 माह की सजा का प्रावधान किया। अगर कोई छुआछूत करता है तो छुआछूत निवारक अधिनियम 1955 के तहत उस व्यक्ति को 6 महीने की सजा हो सकती है। बोलिए बात क्लियर है। अनुच्छेद 17 जो है क्या करता है, छुआछूत का अंत करता है। ठीक है, देखिए 1976 में क्या होता है, 1976 का समय आता है। 1976 में क्या होता है, जो अभी छुआछूत अधिनियम निवारक अधिनियम 1955 था, उसको क्या किया, सिविल अधिकार से नागरिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया, 1976 में छुआछूत निवारक अधिनियम 1955 को सिविल अधिकार से क्या बना दिया, नागरिक अधिकार बना दिया। अब भाई नागरिक अधिकार बना दिया गया तो सीधी सी बात है, सिविल अधिकार से नागरिक अधिकार बनाया, मतलब नागरिक जो देश में रह रहे हैं उनका अधिकार बना दिया। जब उनका अधिकार बन गया तो याद रखेंगे ये कानून नागरिक अधिकार बनने के बाद और ज़्यादा मजबूत हो गया या कठोर कर दिया गया, कठोर हो गया। बोलिए इतनी बात क्लियर है। जैसे ये नागरिक अधिकार बना वैसे ही क्या हो गया, ये और ज़्यादा कठोर कर दिया गया। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 1976 छुआछूत निवारक अधिनियम 1976 में। ठीक है, कब की बात है, 1976 की बात है। और इसके बाद 1955 का जो छुआछूत निवारक अधिनियम था उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसको सिविल अधिकार से नागरिक अधिकार बना दिया गया। बोलिए बात क्लियर अब हो सकता है। अगर कहीं पर अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का जवाब मिलेगा। ओके, चलिए तो फिर हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये कैसे पता लगेगा कि अनुच्छेद 17 का उल्लंघन हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पर लिख लें, निम्न को अनुच्छेद 17 का उल्लंघन माना जाएगा।
तो स्टार लगा के यहाँ लिखना शुरू कर दें आप। यदि पूजा स्थल या भाई धार्मिक स्थल पर अगर छुआछूत होती है तो, ठीक है। ठीक, दूसरा, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव करता है, यहां पर भी लिख सकते हैं भेदभाव करता है, होता है, ऐसे लिखना, होता है। और एक और पॉइंट यहां पर लिख लें, बस क्लियर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति क्या करता हो, यदि कोई व्यक्ति जाति सूचक शब्द का प्रयोग करता हो, ठीक है। और ये अक्सर कहां पर होता है, जाति सूचक शब्द का प्रयोग, दारू पीने वाले लोग अक्सर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चार मित्र बैठे होंगे, आराम से लगा रहे होंगे, और किसी पड़ोसी का या किसी दुश्मन का नाम ले रहे होंगे, और नाम नहीं ले रहे होंगे, उसकी सीधी जाति, ठीक है, उसकी सीधा जाति क्या कर रहे हैं, जाति को सीधा गाली दे रहे होंगे। जाति सूचक है ना, जाति का नाम लेकर ही गालियां दे रहे होंगे। तो ये सब कुछ होता है अनुच्छेद 17 का उल्लंघन, जब अगर कोई व्यक्ति पूजा या धार्मिक स्थल पर जाता है और उसके साथ अगर भेदभाव होता है तो वहाँ पर अनुच्छेद 17 का उल्लंघन माना जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नागरिक या किसी भी व्यक्ति का क्या करता है, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है, तो उस व्यक्ति का भी क्या होगा, वहाँ पर अनुच्छेद 17 का क्या उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा जाति सूचक शब्द का अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर भी क्या होगा, अनुच्छेद 17 का उल्लंघन माना जाएगा। बोलिए, बात क्लियर है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 17 में जो एक छुआछूत अधिनियम निवारक अधिनियम 1955 आया, उसमें 1976 में सुधार किया गया, तो बताइए कि उसको किस अधिकार से किस अधिकार में परिवर्तित किया गया। तो आपका सीधा जवाब क्या होना चाहिए, सिविल अधिकार से नागरिक अधिकार में बदला गया। बोलिए, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब डालिएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति के पास उपाधियां रखने की क्या है, किसी भी व्यक्ति के पास, कोई भी व्यक्ति है भारत के अंदर रह रहा है तो वो उपाधि नहीं रख सकता है, शिक्षा और सेना को छोड़कर। किसको? शिक्षा और सेना को छोड़कर उपाधि नहीं रख सकता। शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि मिल सकती है और सेना के क्षेत्र में आपको उपाधि मिल सकती है। इसके अलावा आपको कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। इसके आपने देखा होगा बहुत पुरस्कार मिलते हैं, भारत रत्न मिला, सम्मान मिला है ना, तो भारत रत्न जब सम्मान मिला तो ये क्या एक उपाधि होगी। हम लोग इस बात की जो चर्चा है अगले सेशन में करेंगे कि कोई सम्मान, जो कोई सम्मान मिल रहा है, कोई पुरस्कार मिल रहा है, तो वो उसको उपाधि मिल रही है या कुछ और ही मिल रहा है। और इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे किन किन उपाधियों को हम रख सकते हैं। अगर कोई विदेशी अगर हमें पुरस्कार मिलता है या कोई सम्मान मिलता है तो उसको हम लेना चाहें तो हमें किस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। बोलिए, सभी लोगों को अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हों, अगर ये आगे वाला आप सेशन देखना चाहते हैं उपाधियों का अंत वाला, तो अगले सेशन में जुड़ना ना भूलें। मिलेंगे अगले सेशन में, उपाधियों का अंत को हम लोग अगले सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।